वेलकम टू नाज़रीन सामीन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला की रहमत से खुश व खुर्रम होकर अपनी ज़िंदगियों में, अपने कारोबार में। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। तो नाज़रीन इकराम, रिक्वेस्ट करूँगा अतिउल्लाह व रसूल की कि हमें फॉलो द वे ऑफ अल्लाह एंड रसूल, लास्ट मैसेंजर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आज का हमारा टॉपिक है कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो उसके साथ ही पहले गुजारिश करूंगा मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और व्यू करें और अपने कमेंट्स आरा से मुझे आगाह करें। कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया होता है। अल्लाह ताला आप सब लोगों का, हम सब का हामी नासर हो। तो नाज़रीन इकराम, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, चैप्टर 3, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। तो उसमें कंपटीशन कैसे होगी टैक्सेबल इनकम की, अंडर सेक्शन 9, 10, 11 में आपसे आज बयान करूंगा, बताऊंगा। इसकी रहनुमाई जो ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने हमारी की है, उसके मतलब चीदा चीदा पॉइंट्स आप तक पहुंचाऊंगा, वाज़े करूंगा। अंडर सेक्शन 9, टैक्सेबल इनकम, द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर टैक्स ईयर शैल बी टोटल इनकम अंडर क्लास ए of section 10 of the person for the year reduced but not below zero by the total income of any deductible allowance या allowances under part 9 of this chapter of the person for the year। नाज़रीन इकराम, इसका मतलब है कि वो इनकम जिस पर टैक्स लगता है पूरे साल की, जो हमारी आमदन होगी, उसमें से डिडक्शंस, अलाउंसेस वगैरह निकाल के जो नेट बचेगी, एक्सपेंडिचर वगैरह निकाल के, तो उस पर टैक्स लगेगा। टैक्स के लिए हर साल बजट में अनाउंसमेंट होती है कि इतनी लिमिट तक छूट है और उससे एक्सीड करेगी तो स्लैब वाइज स्लैब्स बनी होती हैं, दर्जाबंदी होती है टैक्सेशन की, कि इतनी अमाउंट से लेके इतनी तक उस बंदे को छूट है, जो साफ़ी इनकम बचती है उसकी अपनी साल में, उसके ऊपर जाएगी तो इतना टैक्स लगेगा। 5, 7, 7.5, 10, 15%, इस तरह जब इनकम बढ़ती जाएगी उस पर आपका टैक्स लगेगा। तो नाज़रीन इकराम, दफ़ा 10, टोटल इनकम जो है, the total income of a person for tax year shall be the sum of the person's income under each of the head of income for the year। यानी उसकी टोटल इनकम वो होगी जो उसने अपने मुख्तलिफ ज़राए से, लीगल ज़राए से, कारोबार से, तनख्वाह से, एम्प्लॉयमेंट से या किसी और कारोबार से हासिल की है, कानूनी तरीके से वो कारोबार कर रहा है, तो उसकी वो जिस हेड से वो इनकम आएगी, उसको उसका टोटल जो है वो टोटल इनकम कहलाएगी। उसमें से जब बिजनेस रन करने के लिए अपने बिज़नेस के, घर के वालदैन, बच्चों, बीवी बच्चों के तमाम अखराजात, यूटिलिटी बिल्स हैं, ट्रैवलिंग है, व्हीकल रनिंग है, मेंटेनेंस है, कम्युनिकेशन का है, रिपेयर मेंटेनेंस, व्हाट्सएवर, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो निकाल के फिर नेट इनकम जो है वो काबिल टैक्स होगी। अभी तो ये ग्रॉस इनकम होती है, टोटल इनकम, इसमें सारा कुछ शामिल होता है। अभी हमने इसमें खर्चे, अखराजात वगैरह नहीं निकाले होते। इसमें सब सेक्शन ए, पर्सन इनकम अंडर ईच ऑफ द हेड ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर एंड पर्सन इनकम एग्जेम्प्ट from tax under any of the provision of this ordinance। वो जो उसकी इनकम होगी उसमें से जितनी एग्जाम्पशंस गवर्नमेंट किसी भी प्रोविजंस ऑर्डिनेंस के तहत
अलाउ करती है उस साल, वो उसमें से एग्जेम्प्ट हो जाएगी। प्रॉपर्टी से आप इनकम हासिल कर रहे हैं, रेंट की शक्ल में कर रहे हैं, सेल परचेज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टी, उसमें जो आपको इनकम होती है, कारोबार से इनकम होती है। तो अगला हेड मैं बताऊंगा सेशन दफ़ा 11 के हेड्स ऑफ इनकम। एक तो टैक्सेबल इनकम मैंने बताया, दूसरा टोटल इनकम बताया, ठीक है। अब है कि ये टैक्स किस किस आमदन पे लगेगा। उसमें नाज़रीन किराम ये है कि फॉर द पर्पज़ ऑफ द कंपोजिशन ऑफ टैक्स एंड कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम, all income shall be classified under the heads, जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि वो इनकम जो है उनको दर्जा बंदी कि ये कारोबार से इनकम हासिल हुई है, ये प्रॉपर्टी से हुई है, ये तनख्वाह से हुई है, सैलरी से हुई है, ये फॉरेन रेमिटेंस है, या ये प्रॉफिट फ्राम सेविंग से हासिल हुआ है, नेशनल सेविंग सेंटर से हासिल हुई है प्रॉफिट, जो आप ये पेंशन के अमाउंट है, बेनेवोलेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड है, या व्हाट सो एवर जितनी भी इनकम है आपकी लीगली तौर पे वो कैलकुलेट होगी फॉर द पर्पज़ ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एंड द कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम। ऑल इनकम शैल बी classified under the heads। वो क्या हेड्स हैं, खाते क्या हैं, किस खाते से कौन सी आमदन आ रही है। वो ये है कि आपका एक तो सैलरी का खाता होगा, हेड होगा। आप जॉब करते हैं, आपकी लिमिट सैलरी की जो है वो अंडर टैक्स है, टैक्स में फाल कर रही है। तकरीबन 34-35 से टैक्स शुरू हो जाता है सैलरी पे। एग्जाम्पशन करंट ईयर 20 की 6 लाख रुपए है सैलरी पे। 6 लाख से ज़्यादा जो आमदन होगी उस पर आपका टैक्स लगेगा, और वो टैक्स स्लैब वाइज दर्जा बंदी वाइज होगा कि जितनी अमाउंट ज़्यादा होगी आपकी उतना वो टैक्स परसेंटेज बढ़ती जाएगी, उस हिसाब से आप टैक्स कैलकुलेट करके जमा करवाएंगे। दूसरी हेड जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं, बेचते हैं, या फिर रेंट आउट कर देते हैं बिल्डिंग बना के, उससे जो आपकी आमदन हो रही है वो प्रॉपर्टी इनकम कहलाएगी। नंबर 3, इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि एक तो सैलरी का हेड हो गया, दूसरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी, वो रेंट की शक्ल में हो या सेल परचेज की शक्ल में हो, जो उस पर गेन होगा वो आपकी आमदन होगी, उस पर जो प्रोसेस है टैक्सेशन का टैक्स लगेगा वो उसी परसेंटेज, फाइलर नॉन फाइलर वाला, ठीक है। फाइलर को कम लगेगा, नॉन फाइलर को ज़्यादा लगेगा। नॉन फाइलर को रिफंडेबल नहीं होता है, ता वक्ते को वो अपनी रजिस्ट्रेशन टैक्स डिपार्टमेंट में या बिहार में करवाए, और जो फाइलर है उसको एडजस्टेबल होता है, वो उसमें चेक किया जाता है, देखा जाता है कितना किस सेक्शन के तहत गवर्नमेंट ने अलाउ किया है रिफंडेबल, तो वो उसमें चला जाएगा, वो रिफ़ंड हो जाएगा। आपको क्लेम करेंगे आप, चेक होगा, एडिट होगा, उसमें यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह इनकम फ्रॉम बिजनेस है, आप कोई भी लीगल बिजनेस पाकिस्तान में कर रहे हैं, वो कौन सा कारोबार है, छोटा है, बड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, होलसेल है, सेल है, ट्रेडिंग है, कुछ भी है, जो भी बिजनेस तजारती एक्टिविटी होगी उसकी इनकम को बिजनेस इनकम कहेंगे। नंबर 4, कैपिटल गेन। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद यूटिलाइज़ करते हैं, उसको सेल आउट भी करते हैं, उस दरमियान का डिफरेंस होता है, उसको कैपिटल गेन कहते हैं कि उस पर इतना कैपिटल हासिल हुआ, मुनाफा हुआ, उस मुनाफे पे भी टैक्स लगता है। वो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, उस साल जो बजट में फाइनेंस एक्ट के तहत अनाउंस होगी वो इम्प्लीमेंट होगा। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये तो 4 पहले ऐड हो गए कि सैलरी का है, प्रॉपर्टी का है, बिजनेस का है, कैपिटल गेन का हेड है इनकम का, जिसमें हमें इनकम हो रही है, ये वो 4 हेड हैं। 5वां हेड है इसका खाता कह लें उसको,
या ज़रिया कह लें, सोर्स ऑफ इनकम कह लें, वो अदर सोर्स में क्या काम नहीं कर रहे, लेकिन आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की, बाहर फॉरेन से रेमिटेंस आ रही है आपकी, या कोई आपने ऐसा कारोबार जो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग से हट के कर रहे हैं, या आप उसका कोई एक्सप्लेनेशन ऐसी जो लीगल तो है कारोबार मगर उसको किसी प्रॉपर हेड में जो FBR ने या उसको शो नहीं किया कि इस हेड में डालें, मगर FBR ने ये कह दिया या लिख दिया और बना दिया इसका सिस्टम कि आप उस अमाउंट को अदर सोर्स में डाल दें। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस द इनकम ऑफ अ पर्सन अंडर अ हेड ऑफ इनकम फॉर टैक्स ईयर शैल बी द टोटल ऑफ द अमाउंट्स डिराइव्ड बाय द पर्सन इन दैट ईयर। टैक्स ईयर वो होता है जो 1 जुलाई से शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर 30 जून को ख़त्म होता है, यानी 6 माह करंट ईयर के हो गए, 6 माह आने वाले अगले साल के, तो ये एक टैक्स ईयर कहलाता है। 1 जुलाई फर्ज करें आज ये 20th ईयर चल रहा है, इसका 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 21 तक जो साल पूरा 12 महीने होंगे वो टैक्स ईयर 21 कहलाएगा। इस दौरान में जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसकी रिटर्न टैक्स ईयर 21 की कहलाएगी। तो इसमें आपको बता रहा था कि सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस द इनकम ऑफ अ पर्सन अंडर हेड ऑफ इनकम फॉर टैक्स ईयर shall be the total of the amounts derived by the person in that year that are chargeable to tax under the head as reduced by the total deductions। यानी उसमें से आप अपनी जो एग्जेम्पशन हैं, डिडक्शंस हैं, अखराजात हैं, वो निकाल के बाकी जो है वो नेट निकलेगा आपका। इफ़ एनी अलाउड अंडर दिस ऑर्डिनेंस द पर्सन फॉर द ईयर अंडर दैट हेड। वही बात कि अगर उस साल फाइनेंशियल एक्ट में हमें कुछ एग्जेम्पशन मिल जाती हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर और जो डिडक्टेबल नहीं है मगर अलाउ हो जाते हैं, वो भी आप डिडक्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद सारा कुछ लिख के डिडक्ट करके फाइनल आपकी रिटर्न में नेट निकलेगा। इसके बाद वेयर द टोटल डिडक्शन अलाउड अंडर दिस ऑर्डिनेंस अ पर्सन फॉर टैक्स ईयर अंडर अ हेड ऑफ इनकम एक्सीड द टोटल ऑफ द अमाउंट्स डिराइव्ड बाय द पर्सन इन दैट ईयर that are chargeable to tax under the head, the person shall be treated as sustaining a loss for that head for that year of an amount equal to excess। अगर उस साल में आपकी आमदन कम हुई या अखराजात ज़्यादा हुए हैं तो वो लॉस में चले गए, आपको नुकसान हुआ और वो लॉस ट्रीट होगा डिडक्शंस के बाद, एक्सपेंडिचर के बाद, इनकम कैलकुलेशंस के बाद। वो आपके एक्सपेंडिचर बढ़ गए, इनकम कम हो गई तो लॉस कहलाएगा। तो ये था कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम जो मैंने समराइज ब्रीफली अंदाज में आप तक सीधा मालूमात पहुँचाई हैं। प्रैक्टिकली फिर जब रिटर्न साल बाद जमा होती है तो वो आप अपने लीगल एडवाइज़र से, वकील से रब्ता करते हैं, उसको अपना डाटा सारा देते हैं, ये हमारी सेल, इनकम, परचेज़, ये एक्सपेंडिचर्स और ये सारा कुछ है। उसके तहत वो उसको आपकी रिटर्न तैयार करते हैं और सबमिट करते हैं। या तो सिस्टम हो गया, अब ऑनलाइन सिस्टम है, अब हाथ से लिखने वाला ज़माना नहीं रहा, तो सारा का सब ऑनलाइन सिस्टम FBR का पोर्टल वेबसाइट है। अपना ख्याल रखिएगा। गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, व्यू और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।